हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं मॉडर्न हिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करेंगे, जो कि आपका यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीईओ, आरओ, सुपर टेट है ना, एसएससी, सीजीएल एंड अदर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम देखते हैं। आज का जो चैप्टर है वो है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो चलिए हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। शब्द इम्पीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। आईएसपी 1999 में आया है क्वेश्चन। ऑप्शन ए ब्रिटिश में भारत आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। बी है ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे प्रजातीय भेदभाव के लिए। सी है ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए। डी है भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों को दी जा रही तरजीह के लिए। तो राइट आंसर है आपका ए ऑप्शन सही है। ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था। ए भारी उद्योगों का अभाव। बी विदेशी पूंजों की कमी, विदेशी पूंजी की कमी। सी प्राकृतिक संसाधनों की कमी। डी धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। आईएसपी 1999 में आया है। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को वरीयता दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन है कि इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया। ए वेलेजली, बी वॉरेन हेस्टिंग, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड डफरिन। यूपीपीसीएस प्री 1991 में आया है। तो इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था। सी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में 1793 में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विश्वेद्वारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। कितना? 19%। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि की लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग, जिसका देखो 10/11 भाग किसे देना था? कंपनी को। ठीक। और 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। क्लियर। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति नवाब थे। भद्र नवाब जिसे कहते थे, छोटे पूंजीपति थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। तो बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन है कि स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया था। ए जमींदारों से, बी किसानों से, सी मजदूरों से, डी व्यापारियों से। तो राइट आंसर क्या है? ए जमींदारों से। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी। अगेन वही क्वेश्चन आया है। तो स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी। सी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। ए सन 1787 में, बी सन 1789 में, डी सी सन 1790 में और डी 1793 में। तो क्या होगा? 1793 में। ओके, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है। ए रायत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना। बी ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना। सी न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। डी उपर्युक्त ए बी सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो कौन सा होगा राइट आंसर? ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। मतलब ये उपर्युक्त ए बी सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है।
1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ स्थायी बंदोबस्त, जिसे हम जमींदारी व्यवस्था वाली भू व्यवस्था प्रणाली में जमींदारों का भूमि पर वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया था। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। ठीक है, तो निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? इसमें कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण था, ए, जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था, बी, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, सी, यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी, डी, खेतीहरों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। राइट आंसर क्या है? बी, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। बी, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, तो इसका जो राइट आंसर है बी। राइट आंसर बी है, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। तो परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था प्रारंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 ईस्वी में लागू की गई थी, जो 22 मार्च 1793 ईस्वी को परमानेंट सेटलमेंट स्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का कारण जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना तथा मूल कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। तो क्या होगा? बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर बताना है में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। ए है 1885, बी है 1886, सी है 1889, डी है 1900। तो राइट आंसर क्या है? ए है। राइट आंसर ए है 1885। 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध थे। जो सर टॉमस मुनरो है वो किससे संबंध थे? ए, स्थायी बंदोबस्त, बी, महालवाड़ी बंदोबस्त, सी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, डी, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है सी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता सर टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के वारामहल जिले तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग, आधुनिक कर्नाटक का एक भाग है, में लागू की गई। क्लियर? तो सर टॉमस मुनरो भू राजस्व रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंध है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध थे? फर्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सेकेंड है अलेक्जेंडर रीड, थर्ड है थॉमस मुनरो। तो इसमें जो राइट आंसर है, देखिए जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं वो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित नहीं थे। ठीक है, वो स्थायी बंदोबस्त, किससे? स्थायी स्थायी बंदोबस्त से संबंधित थे, स्थायी बंदोबस्त से। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त से। तो इसमें क्या है, इसमें जो अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, ये राइट आंसर होगा, यानी सेकेंड और थर्ड। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? ए, मेलकॉम, बी, मेटकॉफ, सी, मुनरो, डी, एल्फिंस्टन। तो ये आया यूपीपीसीएस प्री 2008 में आया है। राइट आंसर है थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई थी। ए, थॉमस मुनरो, बी, मॉर्टिन बर्ड, सी, कॉर्नवालिस, डी, लॉर्ड डलहौजी। तो अभी देखा हमने क्वेश्चन, तो थॉमस मुनरो। ए, थॉमस मुनरो। देखिए रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है इसमें क्या है, इसमें जमींदारों के स्थान पर किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया। किसे? किसानों को। ठीक है, किसानों को। और इन्हीं किसानों को हम क्या बोलते हैं? रैयत। ठीक है, रैयत। अ, भू राजस्व की जो ये व्यवस्था थी रैयतवाड़ी, इसमें क्या होता है कि इसमें सरकार ने रैयतों मतलब किसानों से सीधा बंदोबस्त किया। क्लियर? अब रैयतों की को भूमि के मालिकाना हक तथा कब्जादारी अधिकार दे दिए गए थे, तथा वे सीधे या व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार को लगान अदा करने के लिए उत्तरदायी थे।
ये प्रथा दिखने में तो लगेगा कि किसानों के हक के लिए है, अधिकार के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जमींदार का जो स्थान है डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ले लिया था और बहुत ही जाति किसानों पर की जाती थी, अत्याचार किया जाता था बलपूर्वक कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लगान अदा करें। क्लियर। तो जो देखिए सर थॉमस मुंडो स्थायी बंदोबस्त के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व की एक नई पद्धति अपनाई थी जिसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहा जाता है। मद्रास के तत्कालीन गवर्नर जो ये इनका जो थॉमस मुंडो है, इनका जो कार्यकाल है वो 1820 से 27 1820 से 1820 से 27। मद्रास के तत्कालीन गवर्नर 1820 से 27 थॉमस मुंडो द्वारा 1820 में प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? 1820 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था, यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई एवं असम के कुछ भागों में लागू किया गया। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए जो क्वेश्चन है इसमें पूछा कि मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन सम्मति था, तो बताया हम कि ये सी मुंडो, लेकिन जो ये एल्फिंस्टन है ये बम्बई में, ठीक है, बम्बई में इस जो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने में बम्बई के जो तत्कालीन गवर्नर एल्फिंस्टन जिनका कार्यकाल था 1819 से 27, एल्फिंस्टन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगर मुंबई के पूछेगा कि बम्बई के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था, एल्फिंस्टन, लेकिन इसमें पूछा है मद्रास तो मुंडो। क्लियर। अब इसमें क्वेश्चन है अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था, तो देखिए ए है बंगाल प्रेसिडेंसी, बी है मद्रास प्रेसिडेंसी, सी है बम्बई प्रेसिडेंसी, डी है मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। राइट आंसर क्या है? डी है मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। जो कंपनी के अधिकारी जो रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने के पक्ष में थे, उनका यही है कि दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में इतने बड़े जमींदार नहीं हैं। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में इतने बड़े जमींदार नहीं हैं कि उनसे स्थायी बंदोबस्त किया जा सके, इसलिए इन क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था ही सबसे उपयुक्त है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी, तो अभी बताया कि क्या होगा? डी मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी। तो देखिए इसमें पूछा क्या है कि बंगाल प्रेसिडेंसी में, बी आगरा में, सी मुंबई प्रेसिडेंसी में, डी मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो क्या राइट आंसर होगा? डी मद्रास प्रेसिडेंसी में। डी मद्रास प्रेसिडेंसी में। तमिलनाडु की देखिए मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 में 1792 में तमिलनाडु के बारामहल क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था अलेक्जेंडर रीड ने। ठीक है। थॉमस मुंडो ने 1809 में कुछ क्षेत्रों में इसको लागू किया। 1820 में जब मद्रास का गवर्नर बने पर उसने इसे मद्रास में लागू किया। क्लियर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो ये देखिए मुंड्रा का जो एल्फिंस्टन है वो मुंड्रो के शिष्य है ना, मुंड्रो के शिष्य थे। एल्फिंस्टन ने इसे बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया था। ओके। और जो स्थायी बंदोबस्त है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1791 में बंगाल में शुरुआत की थी, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था, तो ऑप्शन है डी दक्षिणी भारत में। डी दक्षिणी भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, ये तो राइट है, अभी मैंने बताया। सेकेंड है सरकार रैयतों को पट्टे देती थी, हाँ पट्टे देती थी, ये भी राइट है। थर्ड है कर लगाने की पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, ये भी राइट है। तो यानी कि ऑप्शन सी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों राइट है। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तरह बड़े बड़े भूखंडों एवं बड़े जमींदारों के अभाव में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। इस व्यवस्था का सूत्रपात थॉमस मुंडो ने किया था, जो मई 1820 में मद्रास का गवर्नर बनाया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों को अपनी जमीन का मालिक माना जाता था, जो सीधे सरकार को कर देते थे। कर का निर्धारण भूमि का सर्वेक्षण करने के बाद किया जाता था। इस व्यवस्था में सरकार रैयतों को पट्टे प्रदान करती थी ताकि वे किसान जो भूमिहीन है अपनी आजीविका कमा सके। समझ में आया? पट्टे देती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1835 में, बी है 1837 में, सी है 1839 में, डी है 1841 में। सो राइट आंसर है डी 1839 में। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1829 में हुई थी। यह कंपनी 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी।
तथा नजीरा सी असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है जो वर्तमान में भी कार्यरत है। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये है अभिकथन है, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। कथन है, यार धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो देखिए इसमें जो ए तथा आर दोनों सही है। ठीक है, ये होगा, ये भी सही है, ये भी सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। मतलब धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ए एम एन रॉय, बी जयप्रकाश नारायण, सी राम मनोहर लोहिया, डी दादा भाई नौरोजी। राइट आंसर है डी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने धन के निकास को अनिष्टों का अनिष्ट, एविल ऑफ ऑल एविल्स की संज्ञा दी है और भारत की निर्धनता का मुख्य कारण बताया है। तो आर्थिक दोहन का जो सिद्धांत था दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो अभी बताया, ए किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने धन के निकास को अनिष्टों का अनिष्ट, एविल ऑफ ऑल एविल्स की संज्ञा दी है और भारत की निर्धनता का मुख्य कारण बताया। क्लियर। तो ए होगा दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत ड्रैन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी आर सी दत्त, सी एम जी रनाडे, डी सर सैयद अहमद खान। IS प्री 1996 में आया क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर है डी सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास वे भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे, अतः वे दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। ओके, तो ड्रैन थ्योरी थी, इसका तात्पर्य यही था कि बहिर्गमन की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति व माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। मतलब कि आयात आयात की तुलना में अधिक निर्यात का होना। ठीक है, आयात की तुलना में अधिक निर्यात का होना। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? ए अमर्त्य कुमार सेन, बी रमेश चंद्र दत्त, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी दादा भाई नौरोजी। तो राइट आंसर है डी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो कि इनका 1825 से लेके ये 1917 तक इनका जीवन काल ने 1865 ईस्वी में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया, जिसका कार्य भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी की टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले वह पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुरावस्था पर प्रकाश डाला तथा धन के बहिर्गमन अथवा धन के निकास सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। तो क्या था वो? उदारवादी दल। ए उदारवादी दल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ट्रेंड के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? ए लाला लाजपत राय, बी महात्मा गांधी, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी दादा भाई नौरोजी। राइट आंसर है डी दादा भाई नौरोजी। ठीक है, मतलब ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने का सिद्धांत, इकोनॉमिक ट्रेंड थ्योरी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावित देन थी कि फर्स्ट, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। ठीक है, सेकेंड है, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। थर्ड है, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया।
देखिए इसमें जो राइट आंसर है वो है, देखिए आया है ये IAS प्री 2012 में, तो जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, ओनली फर्स्ट। दादा भाई नौरोजी आधुनिक भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने गहरे शोध और विश्लेषण के बल पर यह सिद्ध किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है और प्रतिवर्ष एक निश्चित रकम इंग्लैंड ले जाई जा रही है। इसके परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने अपनी थ्योरी जो है ड्रेन थ्योरी दी। ओके, तो राइट आंसर फर्स्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। तो ए है बीजी बाल गंगाधर तिलक, बी है दादा भाई नौरोजी, सी है कार्ल मार्क्स, डी है एडम स्मिथ। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है सी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने ये विचार व्यक्त किया था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। अंग्रेजी हस्तक्षेप से सूत काटने वाला तो लंका सायर में रहता है। तंतुवाय बंगाल और उसका आर्थिक आधार समाप्त होने के कारण लगभग लुप्त हो गया है। लाखों चरखों और हथकरघों ने असंख्य काटने वालों बुनकरों को जन्म दिया तथा वे समाज के केंद्र बिंदु बने रहे, किंतु अब इस देश में सूती कपड़े की मानो बाढ़ आ गई है। तो कार्ल मार्क्स ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? ए सर आर्थर कॉटन, बी कर्नल बेयर्ड स्मिथ, सी लेफ्टिनेंट ब्लेन, डी कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। राइट आंसर है ए सर आर्थर कॉटन। सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई व्यवस्था में उल्लेखनीय कार्य किया है, इसलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। तो चलिए, हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें हैं। ऐसे ही हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।